हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय टीज 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटोर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं और ऑलमोस्ट आपके स्कूल्स में आपका हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और जिनका नहीं भी हुआ है तो अभी वो कंप्लीशन की तरफ चल रहा होगा, राइट? तो डजेंट मैटर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 चैनल जो है आप लोगों के लिए था, है और हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर हाफ ईयरली की प्रिपरेशन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो मास्टर प्लान कौन सा होना चाहिए जिसको हम फॉलो करके अपने हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर 95% या उससे अबव स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैम 20 या 25 डेज रह गए हैं, हमारे तो इतने डेज रह गए हैं, तो क्या इतने डेज में पॉसिबल है कि हम अपने हाफ ईयरली एग्जाम में इतना स्कोर कर सकते हैं? तो मेरा कहना होगा हाँ। क्यों, कैसे? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताने वाली हूं, वो मास्टर प्लान बताने वाली हूं जिसको फॉलो करके हर वो बच्चा जिसका यहां पर हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, हर बच्चा इतना स्कोर कर सकता है। तो मैं यहां पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूं, मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूं और सब्जेक्ट की बात कर रही हूं कि हर एक बच्चा अपने हर एक सब्जेक्ट के अंदर इतना स्कोर कर सकता है। तो उसके लिए ही ये मास्टर प्लान बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नियर तक शेयर भी कर देना, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम आपके फर्स्ट से लेकर के क्लास 12 सभी के होते हैं, राइट? तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहां से आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दे करके आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं 95% इन 25 डेज मास्टर प्लान क्लास 12 हाफ ईयरली एग्जाम। तो ऑलमोस्ट आपके 20 से 25 डेज रह गए हैं। तो लिमिटेड टाइम के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वही सारी चीजें डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हमने 25 डेज को क्या किया, डिवाइड कर दिया 15, 7 और 3 के स्लॉट्स में। तो फर्स्ट 15 डेज में आपको क्या करना है, रिवीजन प्लस एनसीईआरटी कवरेज। अब रिवीजन वो बच्चे करेंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है स्कूल में, ठीक है, और यहां पर एनसीईआरटी कवरेज यानी कि जिनका थोड़ा बहुत सिलेबस रह गया तो पहले उसको कवर करेंगे, देन उसके बाद में रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का वन शॉट मिल जाएगा। इसलिए स्कूल में नहीं भी हुआ है तो यहां से आप वन शॉट दे करके अपने चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट 7 डेज में आपको क्या करना है, नेक्स्ट 7 डेज में आपको सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज और अपने वीक एरियाज को, ठीक है, उस पर ध्यान देना है। तो सैंपल पेपर जो भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर या आपके जो दीदी भैया होंगे, ठीक है, सीनियर दीदी भैया होंगे जो लास्ट ईयर क्लास 12th में थे, उनसे भी आप क्वेश्चन पेपर बोरो कर सकते हो कि दीदी भैया किस तरह के क्वेश्चंस आए थे आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर है तो दे दो। अगर होगा तो वो जरूर दे देंगे, नहीं तो आपको इंटरनेट वगैरह पर मिल जाएगा, राइट? और पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करते ही देखना है। तो बच्चा जैसे आप सैंपल पेपर और पीवाईक्यू को सॉल्व करते हो तो इससे आपको क्वेश्चन पेपर की स्ट्रेटेजी पता चल जाती है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ से किन किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उन पर फोकस ज्यादा करोगे। अब इसको करने के बाद आपको अपना वीक जो टॉपिक है वो पता चल जाता है, राइट? कि मेरा ये वीक टॉपिक है, यहां से मुझे कंफ्यूजन होती है। देखो, स्ट्रांग तो वो होगा जिसका आप बहुत जल्दी से आंसर दे देते हैं। वीक आपका टॉपिक वो होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार समझ में नहीं आया, दोबारा आपको उसको इंप्रूव करना है, ठीक है। दोबारा भी कहीं पर थोड़ी बहुत सी गलती रह जाती, कमी रह जाती है तो आप उसको थर्ड टाइम कीजिए। थर्ड टाइम डेफिनेटली वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको क्लियर कर लोगे। तो क्या करना है आपको, नेक्स्ट 7 डेज में सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज, अपने वीक टॉपिक्स को, ठीक है, आपको पकड़ना है, मतलब उसको इंप्रूव करना है। नेक्स्ट करना है आपको, फिर आपके लास्ट जो 3 डेज होंगे उसमें फाइनल रिवीजन करनी है, फॉर्मूलाज, ठीक है, देखने हैं और साथ में मैप और टाइमलाइंस पर भी ध्यान देना है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। मैम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, राइट? तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या रहेगी तो वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी लेती हूँ, ठीक है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स लेती हूँ। प्रिपेयर समरी नोट्स फॉर एवरी चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। देखो, आपके स्कूल में जब चैप्टर पढ़ाया जा रहा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, तो कहीं पर टीचर ने बोला कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। या फिर टीचर्स ने आपको नोट्स दिए होंगे या नहीं भी दिए होंगे, खुद से बनाए होंगे, या चलो नहीं भी बनाएगा, कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ता है वहां से उन्होंने लिए होंगे, या चलो वहां से भी नहीं है तो आपको ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर आपको सारे के सारे पीडीएफ वो नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो ऐप पर मिलेंगे आपको, या मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, तो वहां पर भी आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। तो प्रिपेयर समरी नोट्स ऑफ द एवरी
चैप्टर, तो अगर आपका चैप्टर चल रहा है तो आपको साथ साथ में नोट्स बनाते रहने हैं, या फिर आप रीड भी कर रहे हो, उसको रिवाइज भी कर रहे हो, तो साथ साथ में अपने नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। उसके बाद में राइट इंपॉर्टेंट डेट्स, तो आपको जो भी लगता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं, तो आपको फटाफट से जब चैप्टर आप रीड कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट या तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। लिखने से फायदा ये होगा कि वो चीज़ें आपके माइंड में प्रिंट हो जाती है, राइट। तो उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बजाय उसको अंडरलाइन करने के, ठीक है। फिर कौन से थिंकर्स कैसे थे, है ना, उनका नाम क्या था, क्या उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, तो आपको राइट द इंपॉर्टेंट डेट्स, तो इंपॉर्टेंट डेट्स को राइट करना है, थिंकर्स को राइट करना है, केस स्टडीज द सेपरेटली, ठीक है। तो केस स्टडीज पर भी ध्यान देना है। ब्लू बॉक्सेस के अंदर जो आपकी केस स्टडीज दी जाती है उनको भी लाइटली नहीं लेना है, आपने उसको भी पढ़ना है, क्योंकि वहां से भी आपके काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सीबीएसई ने वो पैटर्न अपना चेंज कर दिया है, जो बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन दिया करते थे, तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना एनसीईआरटी से, ठीक है। उसके बाद में लुक एट द हाफ ईयरली क्वेश्चन फॉर द प्रीवियस ईयर, तो जो प्रीवियस ईयर में आपके हाफ ईयरली में क्वेश्चंस आए थे, तो आप उसको भी थोड़ा सा देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर इंग्लिश की। तो इंग्लिश की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, तो लिटरेचर की बात करते हैं हम, ठीक है। तो लिटरेचर में आपके जो पोएम्स होती हैं या जो चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो आप उनको बहुत ही समराइजिंग वे में, यानी कि उनकी समरी बस आपको पढ़ लेनी है एक बार, राइट। तो चैप्टर तो पढ़ा दिया टीचर ने, राइट, तो अब क्या करना है, उसकी थोड़ी सी समरी समझनी है। तो 2-3 लाइन में समरी समझने के बाद फिर आपको चैप्टर का एक थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल जाता है कि क्या बताया गया इसके अंदर, राइट। तो उसके बाद में राइटिंग सेक्शन में आपको क्या करना है, कम से कम 2 सैंपल्स डेली करने हैं, ठीक है। किस चीज के, 2 आपको नोटिस में कितना टाइम लगता है लिखने में, राइट, 5 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएगी, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। तो नोटिस राइटिंग करनी है आपने 2, ठीक है। उसके बाद में लेटर्स लिखने हैं, 2 नहीं लिख सकते तो 1 लिख दो, 2 लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, गलतियां होने के चांसेस कम रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आर्टिकल्स भी लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपको 2-2 टाइम निकाल करके जरूर से देखो, इससे क्या होगा, राइटिंग आपकी सुधरेगी, राइट, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। तीसरा क्या होगा, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी, दूसरा, ठीक है। और थर्ड क्या होगा कि वो चीजें आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगी, ताकि जैसे क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली उसका आंसर दे सको। उसके बाद यहां पर हम डेली 20 मिनट्स ऑन ग्रामर को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको डेली 20 मिनट्स निकाल करके ग्रामर पर भी फोकस करना है, राइट। तो उसको क्या करना है, टेंसेस, एडिटिंग एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर ये सारी चीजें जहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके, और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, इसलिए इनको भी अच्छी तरीके से गो थ्रू करना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर इकोनॉमिक्स की। बहुत सारे बच्चों के पास इकोनॉमिक्स भी होती है ह्यूमैनिटीज में, है ना। तो इकोनॉमिक्स में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो उसमें माइक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स दोनों आती हैं। तो आपको क्या करना है, रिवाइज फार्मूला, ग्राफ्स थॉरली। तो जो फार्मूलाज दिए होते हैं, उसमें ग्राफ्स दिए होते हैं, उनको थॉरली रिवाइज करना है, क्योंकि ग्राफ जो होता है वो बहुत स्कोरिंग होता है। एक बार आपने ग्राफ ठीक से समझ लिया ना, तो उससे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको गलत नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फार्मूलाज और ग्राफ्स को अच्छी तरीके से स्टडी करना है। सॉल्व 20 न्यूमेरिकल्स एवरी डे, ठीक है। रात को सोने से पहले या दिन में कभी भी टाइम मिले, आपको 20 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। तो मुझे लगता है कि डे टाइम में तो टाइम नहीं मिलता होगा, क्योंकि स्कूल भी जाना होता है, फिर ठीक है, थोड़ी सी मौज मस्ती भी करनी होती है, अपने आप को एंटरटेन भी करना होता है, नहीं तो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। तो सोने से पहले कर लो, जब तो आपके पास फ्री टाइम होता है ना, तो 20 न्यूमेरिकल्स आपको करने ही करने हैं। तो मेमोराइज द की डेफिनेशंस, तो यहाँ पर मेमोराइज द की डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स में दी होती है, फॉर एग्जाम्पल इलास्टिसिटी, राइट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह, तो इसकी भी डेफिनेशंस आपको देखनी है, क्योंकि डेफिनेशन से इकोनॉमिक्स में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम अदर सब्जेक्ट्स की, ठीक है, जो ऑप्शनल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ठीक है, या फिर अदर है, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो उनके लिए क्या करना है, गिव प्रायोरिटी टू द डेफिनेशंस। आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है इन सब्जेक्ट के अंदर जहां पर भी डेफिनेशंस आई हुई हैं, तो उन डेफिनेशंस पर जरूर से आपको फोकस करना है, राइट। डायग्राम्स हो गए, मैप्स हो गए, तो इनको भी साथ में लेकर चलना है। तो डेफिनेशंस हो गए और डायग्राम और मैप्स हो गए, ठीक है। उसके बाद में राइट केस स्टडीज इन द शॉर्ट पॉइंट्स, तो आपको केस स्टडीज़ पर भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। उस केस स्टडी में क्या पूछा गया है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे जो केस बेस्ड स्टडीज़ क्वेश्चन आते हैं, तो उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए होते हैं एज इट इज़ ऊपर लाइन देखी और उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, एज इट इज़ लिख दिया। बच्चे ये गलत मेथड होता है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा ठीक है आइडिया ले सकते हो, वहाँ पर थोड़ा सा लिख सकते हो, लेकिन उसमें अपनी वर्डिंग्स को ऐड करना है। इससे क्या लगेगा, एग्जामिनर को लगेगा बच्चे के अंदर समझ है, ठीक है, और वो आपको फुल मार्क्स दे देगा। इसलिए उसके अंदर अपनी वर्डिंग्स को जरूर से ऐड कीजिएगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ऐसे नहीं आपने कुछ भी लिख दिया। पहले होता था कुछ बच्चे ना गाने वाने लिखाते थे, लेकिन आपको ये नहीं करना। अब तो खैर बंद हो गया है, पहले ऐसे होता था, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आप बात करते हैं
अब यहाँ पर तो मैंने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताई थी। अब बोलोगे मैडम ये तो आपने बता दिया, लेकिन कब कहाँ से कैसे करना है, टाइम भी तो बताइए, डे वाइज की स्ट्रेटेजी बता दीजिए। तो अब मैं आपको वो रोड मैप बताने वाली हूँ डे वाइज, ठीक है, 25 डेज का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट 10 डेज के अंदर क्या करना है, 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं। तो उसमें क्या करोगे, एक मेजर ले लो, एक माइनर ले लो। फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री के साथ में मान लो आपने हिंदी है, हिंदी ले ली है ना, और जो आपको इजी लगती है, या फिर आपने सोशोलॉजी है या आपकी फिजिकल एजुकेशन है, तो एक मेजर लेना है आपको, एक माइनर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, रिवाइज एनसीईआरटी नोट्स कंप्लीटली। अब यहाँ पर जो रिवाइज एनसीईआरटी मतलब अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो वो रिवाइज करेगा एनसीईआरटी के चैप्टर्स को, राइट। तो रिवाइज करना है आपने, और जो भी आपने नोट्स बनाए उन कंप्लीटली उन नोट्स को भी रिवाइज करना है, क्योंकि पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने का अभी हमारे पास टाइम नहीं है। पढ़ना था पढ़ लिया, ठीक है, अभी जो हमने नोट्स बनाए हैं बस उन्हीं के थ्रू हमें रिवीजन करनी है, ठीक है। उसके बाद में कीप मेकिंग द शॉर्ट नोट्स। फिर भी आपको लगता है कि यार इसमें कुछ और, हमारे नोट्स के अंदर कुछ और ऐड ऑन होना चाहिए क्योंकि ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बहुत अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएंगे, और वही नोट्स जो है वो आगे आपको बोर्ड एग्जाम में फाइनल में भी काम आएंगे। तो कीप मेकिंग शॉर्ट नोट्स, फिर आपको ये सारा कीप अप रखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं किसका, 11 to 15 डेज का। तो इनके अंदर क्या करना है आपको, 11, 12, 13, 14, 15। तो इन 5 दिन के अंदर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस फ्रॉम सैम्पल पेपर्स। अब आपको सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, जहां पर गलती हो जाती है तो उन गलतियों को इंप्रूव कीजिए ताकि वो मिस्टेक्स आपकी आगे ना हो, राइट। तो ये सॉल्व करोगे तभी तो पता चलेगा ना। रीड द डिफिकल्ट चैप्टर्स। अब आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे लगते होंगे जो डिफिकल्ट लगते होंगे, राइट, उनको क्या करना है, रीड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में बच्चों को भक्ति सूफी ट्रेडिशन जैसे बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो आप उसको दोबारा से रीड कीजिए। अगर रीड नहीं कर सकते हो या टाइम ज़्यादा लगता है तो आप यहाँ पर इसी चैनल पर आपको वन शॉट मिल जाएगा, तो वहाँ पर वन शॉट्स भी देख सकते हो। तो इससे आप पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से, वो भी कम टाइम के अंदर समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिवाइज मैप, टाइमलाइन, डायग्राम्स और डेली। तो आपको क्या करना है, मैप्स जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों में पूछे जाते हैं, तो मैप्स पर भी अच्छे से फोकस करना है। मैप की प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, 1 से 2 बार आप बुक से देखिए, अच्छी तरीके से ध्यान में बिठा लीजिए, ठीक है, दिमाग में बिठा लीजिए कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है। फिर उसके बाद जो खाली मैप है आपके पास, ब्लैंक मैप है, तो उसमें उसकी प्रैक्टिस कीजिए। 1 बार मिस्टेक्स होगी, 2 बार मिस्टेक होगी, लेकिन 3rd बार मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि 3rd बार मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसे सही कहा गया है। तो मैप की प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ साथ में टाइमलाइन पर भी ध्यान दीजिएगा, जो आपकी एनसीईआरटी चैप्टर खत्म होने के बाद में बैक साइड में दी जाती है। पूरी टाइमलाइन लर्न नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट है उसी टाइमलाइन को लर्न करिए, ठीक है। और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर से मैं कहूँगी कि इस चैनल पर मैं टाइमलाइन भी करा दूंगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डायग्राम्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डेली करनी है, राइट। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे 16 to 22 डेज़ की, है ना। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो इन डेज़ के अंदर आपको क्या करना है, सॉल्व 1 कंप्लीट सैम्पल पेपर 3 आवर्स। तो आपको अब सैम्पल पेपर पूरा एक तैयार करना है, सॉल्व करना है, वो भी 3 घंटे बैठकर, ठीक है। तो जब आप पूरा डे आप ख़त्म कर लेते हो, ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपने, उसमें करना है आपने 3 घंटे बैठ करके अपना सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। डू सेल्फ। अब जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेते हो तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ पर मिस्टेक्स हुई थी, उन मिस्टेक्स को अब आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आप सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, मेरी यहाँ पर गलतियाँ हुई, मेरे को ये ठीक करना है, वो करना है, राइट। उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे 23 से लेकर के 25, यानी कि 23, 24, 25। तो लास्ट के इन 3 दिनों में आपको क्या करना है, रिवाइज फॉर्मूला शीट। तो जो भी आपकी इकोनॉमिक्स वगैरह में जो भी फॉर्मूलाज होते हैं तो आप उनको रिवाइज करना है, मैप को रिवाइज करना है, डेट्स को एंड डेफिनेशंस को, ठीक है। उसके बाद में इन 3 दिनों का फाइनल यहाँ पर हम वो बता रहे हैं, टच बता रहे हैं, रीड शॉर्ट नोट्स अगेन एंड अगेन। तो आपने जो शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं बच्चा, उसको रीड करना है, अगेन एंड अगेन रीड करना है, तो जिससे आप चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में फोकस ऑन एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न पर भी फोकस करना है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का, कितनी उसकी वर्ड लिमिट्स दी गई है, उसके अंदर ही आपको पूरा का पूरा अपना आंसर्स फ्रेम करके लिख देना है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आपके लिए मतलब ऐसा मास्टर प्लान है जो आपको एक सही डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन करा सकता है, और आपको जितना भी आपने स्कोर सोचा हुआ है, टारगेट अपना सोचा हुआ है कि मुझे 95% या उससे अबाव स्कोर करना है, डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने के लिए जिद भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो मंजिल को पाना है तो आज आपको मेहनत करनी ही होगी, और इसके लिए हम लेकर आ रहे हैं मिशन हाफ ईयरली कमिंग सून। तो ये आ रहा है आप सभी बच्चों के लिए, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। स्कूल में आपका सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है,
डजेंट मैटर, हम है यहाँ पर आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, सब कुछ रिवाइज भी कराएंगे और एक फाइनल टच भी देंगे। तो ये सारा का सारा ये चीज़ें लेकर आ रहे हैं हम कब, मिशन हाफ ईयरली एग्ज़ाम, ठीक है, लाइव लेकर आ रहे हैं 21 अगस्त 2025 को। तो फटाफट से जाकर के इसको फटाफट से इसको लाइक कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी ये सेशन स्टार्ट हो तो आपको पता चल जाए, प्रायर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जा करके अभी बच्चे सभी फटाफट से इसको शेयर और लाइक करेंगे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, जितने भी आपके क्लासमेट्स वगैरह हैं या जो भी अदर स्ट्रीम से, उन तक भी उसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि मैम हमारे मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या हम अभी से CUET प्लस बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन दोनों की एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर्स भी होंगे या बहुत सारे बच्चे जिनके हाफ ईयरली एग्जाम को लेकर कोई टेंशन नहीं है, वो अपने CUET पर भी धीरे धीरे फोकस कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए, और जो आगे भी सोच रहे हैं कि हमें अभी से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर हम दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकें, तो उनके लिए बेस्ट यहाँ पर जो आइडिया है वो है आपका, बेस्ट प्रिपरेशन जो प्लेस है वो है आपका डेल्टा 2.0 बैच। तो डेल्टा 2.0 जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो जिन बच्चों ने एनरोल नहीं किया है एनरोल करेंगे और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ करेंगे Y489, और सारी PDF नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोनों आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको क्लास 12 की प्रिपरेशन करनी है या फिर आपको CUET प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की तैयारी करनी है। तो उसके लिए अगर आपको बोर्ड की ही प्रिपरेशन करनी है तो आप स्कूल के 12 पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर है डेल्टा 2, यहाँ पर लक्ष्य 2.0, यहाँ पर बाय नाउ करेंगे, Y489 कूपन कोड लगाएंगे, ठीक है, Y489 कूपन कोड लगाएंगे और इसमें कर देंगे आप, ठीक है, अप्लाई कर देंगे। अब ये पूरे साल की फीस है बच्चा, पहले इतने का था, ठीक है, और कोड लगा करके इतने का डिस्काउंट मिल गया, और 4314 मतलब ट्यूशन्स भी लगाओगे वो भी इससे आपको महंगा ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो पूरे साल की फीस है। तो जाइए एनरोल कीजिए और प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप CUET प्लस बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए UG PG टेस्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, आर्ट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर है आपका डेल्टा बैच, ये है डेल्टा 2.0 बैच। तो लेटेस्ट आपका बैच ये रहेगा, राइट। इस पर क्या करेंगे आप, बाय नाउ करेंगे, बाय नाउ करने के बाद यहाँ पर कूपन कोड लगाएंगे Y489, ठीक है, Y489 कूपन कोड लगाया। और ये भी कोर्स जो है दोनों एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपका इतने का पड़ रहा है। पहले ये 11,000 समथिंग कुछ का था, अब ये जो है 8150 का है। तो बच्चा सोचिए मत, शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम को एक सही तरीके से सिलेबस कंप्लीट करके और रिवीजन प्रैक्टिस को लेकर जाओगे, तभी जाकर आप अपने CUET जैसे एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। और ये आपके लिए बेस्ट वो रास्ता है, बेस्ट आपके सामने वो ऑप्शन है जिससे कि आप अपने दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो और मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर तक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन, थैंक यू।